बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस ब्लॉग के अंदर एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत तल्ख़ खेज़ खबर है जिसका इदराक हम सबको था, जिसके ऊपर चमगोइयाँ, जिसके ऊपर गुफ्तगू हर ड्राइंग रूम के अंदर हो रही थी। जो ज़रा सियासी बसीरत रखता है या सियासत में पाकिस्तान के इंटरेस्ट रखता है, हर बंदा इसके ऊपर डिस्कस भी कर रहा था और इसके ऊपर सवाल भी उठा रहा था, लेकिन आज हुकूमती ऐवानों से उसका जवाब आ गया। बिफोर इट के मैं मेन पॉइंट की तरफ आऊँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूँ। इस टाइम के ऊपर आपके और मेरे मुल्क के जो हालात हैं, आप किसी भी शख्स से बात करेंगे तो वो दो चीजों को कहेगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये हमारे दोस्त ममालिक, चीन जैसे ममालिक, उनके डिग्निटरीज भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर इस सरजमीन के ऊपर खड़े होकर बात कर चुके हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आइए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का असल शेकअप कहाँ पे होता है, असल झटका इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कहाँ पर लगा। आपको 8 फरवरी का इलेक्शन याद है। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जिसने पाकिस्तान की सियासत को भूचाल लाया और वो हिलाकर रख दिया। वो फैसला था मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से उनका इंतखाबी निशान छीनना, बल्ले का निशान छीनना। उसके बाद उसके ऊपर बल्ले के निशान के ऊपर अभी तक रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पड़ी हुई है। बाकी रिव्यू पिटीशन की छोड़ दीजिए, बाकी तो लोग बातें करते हैं ना सारी की जी, आर मखसूस नशिस्तों वाली रिव्यू नहीं लग रहा, फलां नहीं लग रहा, तो उससे पहले के जो फैसले काजी साहब की अदालतों में पड़े हुए, वहां तक अभी तक रिव्यू पिटीशन नहीं लगा। एनीवेज, इस सारे कियोस के पीछे एक बंदा जिनका नाम है जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा साहब, क्योंकि उन्होंने ये फैसला दिया था। इस फैसले देने के बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दी। जब मखसूस नशिस्तों वाला केस लगा, पूरी मुल्क ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, कहा इलेक्शन कमीशन ने गलत से उसको इंटरप्रेट किया, ट्रांसलेट गलत किया, गलत समझे, उन्होंने गलत इंप्लीमेंटेशन किया, व्हाट्सोएवर। अब इसके ऊपर असनात मलिक साहब बार बार, हमारे भाई हैं, बहुत सीनियर रिपोर्टर है व्हेन इट कम्स टू द कोर्ट्स रिपोर्टिंग, कोर्ट की रिपोर्टिंग के अंदर बेहतरीन रिपोर्टर है। वो कहते हैं कि इस पूरे निजाम की गारंटी जो है वो काजी फाइज ईसा साहब। दो तीन चीजें हैं, उनको मैं आपको मिला के आपके सामने रखता हूँ। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि काजी फाइज साहब की एक्सटेंशन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन के ऊपर पूरा मुल्क बात कर रहा था। इसके ऊपर एम्बिग्विटी थी, कोई कहता था होने जा रही है, कोई कहता था 2/3 मेजोरिटी नहीं है, आईनी तरमीम नहीं हो सकती हुकूमत के पास, ब्ला 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 ब्ला। आज फाइनली बिल्ली हुकूमती ऐवानों से बाहर आ गई थैले से, और हुकूमती ऐवानों में से एक बड़ी अहम शख्सियत राना सनाउल्लाह साहब, साबिका वज़ीर दाखिला, हकीम राना सनाउल्लाह साहब एट सम पॉइंट पीएमएलएन के, जिनके लिए वो हकीम राना सनाउल्लाह साहब लिखा करते थे, नून लीग के डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट। आज उन्होंने नईम अशरफ भट्ट साहब को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में जनाब ने फरमाया है कि जनाब काजी फाइसा साहब ने, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अबान साहब, नौजवान अटॉर्नी जनरल और सीजनड पॉलिटिशियन, अब तो क्योंकि अब वो वकला सियासत से उठकर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए हुए मेरे हाफजाबाद से आजम नजीर तारड़ साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं, इन दो लोगों को काजी फाइसा साहब ने कैटेगोरिकली बता दिया था, और ये राना सनाउल्लाह साहब बता रहे हैं कौम को नईम अशरफ भट्ट के कैमरे और माइक के तवसुत से, कि जनाब मंसूर अवान साहब को और आजम नजीर तारड़ साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइसा साहब ने कैटेगोरिकली बता दिया था कि वो एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे। अब अगला जुमला सुन लीजिएगा, गिवन कि अगर तमाम मुलाजमीन की मुद्दत बढ़ा दी जाए, एज बढ़ा दी जाए, फिर वो ठीक है, फिर वो काम करते रहेंगे। मतलब एक्सटेंशन चाहिए, और एक कंडीशन के ऊपर चाहिए कि जनाबे वाला मलबा अकेला काजी फाइसा साहब के सर के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि माजी के डिसीजंस का मलबा तो काजी साहब के सर पे ही गिरा हुआ है। उनके जो 7 सिग्नेटरी जजेस हैं उनका नाम लिया जाता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द मेजर डिसीजंस जिनके ऊपर बहुत तनकीद की जाती है, तो सामने एक ही नाम, आपको एक ही फोटो आपके सामने आती है, और वो फोटो होती है काजी फाइसा साहब की। इसके ऊपर उन्होंने कैटेगोरिकली राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जनाब हमें बता दिया गया था मंसूर अवान साहब को और लॉ मिनिस्टर को आजम नजीर तारड़ साहब को कि जनाब एक्सटेंशन अगर आप सबको देते हैं तो एक्सेप्टेबल है, अगर आप सबको नहीं देते, सिर्फ मेरे एक्सटेंशन के ऊपर आता है मामला, तो फिर ये कहानी खराब है, फिर मैं एक्सटेंशन कबूल नहीं करूंगा। ठीक है जनाब, अब ये हो गया इसका एक रुख तस्वीर का। तो यहाँ पे इसका अगला रुख ये है कि हुकूमत के पास एट दिस मोमेंट में, जब मैं आपसे मुखातिब, उनके पास हुकूमती मेजोरिटी नहीं है, 2/3 मेजोरिटी नहीं है कि वो आइन को चेंज कर सकें, अमेंडमेंट कर सकें, नहीं है। मुमकिनात में से है कि किसी भी टाइम के ऊपर ये हुक्मरान इत्तेहाद इतना तगड़ा मजीद हो जाए, क्योंकि मुल्क की सारी सियासी जमातें तकरीबन जिनके पास सीटें हैं, कुछ जीते हुए जिनको जितवाया गया, वो इस टाइम के ऊपर हुकूमत में, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, दे आर ऑल इन गवर्नमेंट, दे आर ऑल इन पावर। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके बारे में गुफ्तगू हो रही है कि जनाबे वाला 6 और 2 8 सीटें उनके पास हैं, 6 नेशनल असेंबली की, 2 मखसूस उनके पास सीटें हैं JUIF के पास, 2 सेनेट की सीटें और एक गवर्नर केपी के जो है, अगर मौलाना को दे दिया जाए तो हो सकता है कि उनके मामला भी गवर्नमेंट के साथ तय पा जाए। 8 सीटें ये आ गई, 2-4 सीटें और भी इस तरह की मिल सकती हैं, लेकिन कीमत बहुत भारी है, हुकूमत दे सकती है कि नहीं दे सकती, क्योंकि
जिस तरह हसनात मलिक साहब कहते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद की या इस सारे सेटअप की गारंटी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायसा साहब। सो अगर निज़ाम को चलाना है तो फिर तो गारंटी रहेगी, फिर तो ये साहब मौजूद रहेंगे, किसी भी कीमत पर जाकर मौजूद रहेंगे। जिस तरह माजी में कहा जाता है, इमरान खान साहब कहते थे कि एक कर्नल जो है वो असेंबली को मैनेज करता है, तो फिर वो कर्नैल अभी मौजूदा हुक्मरान के पास कर्नैल जर्नैल अभी भी इनके पास भी तो होंगे ना, जो इनको इनके निज़ाम को चला रहे हैं, तो वो भी तो होंगे ना अभी, तो ये मैनेजमेंट की जा सकती है इस सारे मामले के ऊपर भी। अब इसमें एक और बारीक नुकता है, उसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। वो स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ साहब की। दो चीजें ख्वाजा आसिफ साहब की रिसेंट जो उन्होंने बॉम्बशेल फोड़े हैं, वो दो चीजें हैं। एक, उन्होंने कहा ख्वाजा साहब ने कि जनाब इस्लामाबाद की ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में, इस्लामाबाद की हवा में एक बात अंडर डिस्कशन आ रही है कि अक्टूबर में जब काई फायसा साहब चले जाएंगे तो 8 फरवरी का इलेक्शन खुल जाएगा और इस इलेक्शन को उड़ाकर बाहर मारा जाएगा। कौन उड़ाकर बाहर मारेगा? सवाल ये है, तब भी मैंने किया था, मैं आज फिर दोबारा से वो आपके सामने रख देता हूँ। उस शख्सियत का नाम है मंसूर अली शाह साहब। ठीक है जनाब, क्योंकि अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो होंगे और ये पिटीशन 8 फरवरी के इलेक्शन की पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में टेकअप नहीं की जा रही। और अगर इसको टेकअप कर ली जाती है तो 5, 7, 10 हल्के जब खुलेंगे कि इस्लामाबाद के 4 हल्के कर ले, वो NA 130 कर ले, नवाज शरीफ साहब का हल्का, डॉक्टर यासमीन राशिद साहब वाला हल्का, सलमान अकरम राजा साहब वर्सेस ओन चौधरी साहब गुलबर्ग वाला हल्का लाहौर का, अगर वो खोल दिया जाए। कुछ हल्के ऐसे हैं कि जहां पर ब्लेटेंट धांधली, इतनी ब्लेटेंट के पतन आए दिन उसके ऊपर ऑडिट करता है और वो कहता है कि जनाब यहाँ पर नेशनल असेंबली में इतने वोट डले इस सीट के ऊपर और उस 22 सीटों में उससे आधे वोट पड़े उसी सियासी जमात को। सो ये कहानी बड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि पाकिस्तान का एक रूप, एक माइंड सेट है, यू नो दैट, आई नो दैट, हम सारे इसी पॉलिटिकल सेटअप का हिस्सा है, इसी मुल्क में बड़े हुए हैं कि जो बंदा नून लीग का वोटर है उसने नेशनल असेंबली पे भी नून लीग को डालना है, उसने प्रोविंशियल पे भी डालना है। ये मुमकिन नहीं होता कि आप प्रोविंशियल में तो नून लीग को डाले और नेशनल असेंबली में आप किसी और को डालें, या आप नवाज शरीफ साहब को तो ऊपर वोट डालें तो नीचे बिलाल यासीन साहब को सूबाई सीट के ऊपर वोट ना डालें, ऐसे मुमकिन नहीं होता। तो फिर कहानी कहां पर आकर खड़ी होती है? घूम फिर के दायरा लगाते हैं डॉट, फिर जो सेंटर पॉइंट है वो जनाब काजी फाइसा साहब हैं कि काजी फाइसा साहब हैं तो निज़ाम है, काजी फाइसा साहब नहीं है तो 8 फरवरी के इलेक्शन, मौजूदा सारे सेटअप के ऊपर इतने क्वेश्चन मार्क आएंगे, इतने सवालात मजीद उठेंगे। और फिर अभी तक मैं किसी भी शख्सियत के बारे में आउट ऑफ द वे जाके तारीफ नहीं किया करता। उसकी एक दो वजूहत हैं कि मेरे माजी के एक्सपीरियंसेस हैं कि काजी फाइसा साहब को बहुत सहाफ़ियों ने, बहुत बड़े-बड़े मतीउल्लाह जान साहब से लेके सब ने बहुत कहा जी अपराइट आदमी हैं, बिल्कुल आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद किसके साथ खड़े हुए, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लिहाजा मैं मंसूर अली शाह साहब के बारे में भी कोई आउट ऑफ द वे जाके उनकी कोई कसीदा कोई नहीं करूंगा कि कमाल आदमी है, ये है, वो है। बट एक चीज मैं जानता हूँ, एक ऐसा, मंसूर अली शाह साहब जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो इनकी धूम बहुत होती थी। लाहौर के जो सर्कल्स थे पॉलिटिकल, और लाहौर के जो वकला, लाहौर के सहाफ़ी जो हैं, वो इनके बड़े कसीदे पढ़ा करते थे कि मंसूर अली शाह साहब इज़ अ वंडरफुल मैन और बहुत अपराइट किस्म के आदमी हैं, बेहतरीन किस्म के जज हैं। तो ये सारी गुफ्तगू तब वहाँ पे हुआ करती थी। उस गुफ्तगू का मैं विटनेस भी हूँ। बहुत करीबी जो पॉलिटिकल रखने वाले, इन्फ्लुएंस रखने वाले इवन लोग थे एट दैट टाइम, वो भी कहा करते थे कि यार शाह जी बहुत कमाल के जज हैं। अब कहानी आ गई 8 फरवरी के इलेक्शन, वहां पर आकर खड़े हो गए। फिर एक रिसेंट स्टेटमेंट और है, उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर लीजिए कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब को गवर्नमेंट की जानिब से या नवाज शरीफ साहब की पार्टी की जानिब से, PMLN की जानिब से गो एड दे दिया गया कि आप महमूद अजहरी साहब के थ्रू इंगेज करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये तमाम तर एफर्ट्स जो है ना, एट सम पॉइंट लगता है कि गवर्नमेंट अलायंस जो है, जो हुकूमती इत्तेहाद है, देव गिवन अप। जिस तरह बंदा हार नहीं जाता कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, हुण की करिए अगे। सो मुझे जाती तौर के ऊपर लगता है कि दो स्टेटमेंट हैं, दोनों को इकट्ठे रख लीजिए आपको, तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। एक तो तमाम इदारों को, तमाम सियासी जमातों को मिलकर फैसले करने पड़ेंगे मौजूदा पॉलिटिकल केओस से निकलने के लिए। नवाज शरीफ साहब की परसों का एलामिया, उनकी जो मीटिंग हुई अपने लीडरान के साथ, उसका एलामिया। फिर सेकेंडली काई साहब की तरफ आ जाते हैं, तो काई साहब भी, हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है और काई साहब जा रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं। ठीक है जनाब। एक फिर तीसरा, राना सनाउल्लाह साहब को दे देना, मैंडेट दे देना कि आप महमूद अजहरी साहब के थ्रू निगोशिएट कीजिए, मुज़ाकरात कीजिए हुकूमत के साथ। इन 2-3 चीज़ों को आप जब क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे और इस्लामाबाद की हवाओं में ऑब्जर्व करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि PMLN हैज गिवन अप। दे हैव ट्राइड, उन्होंने कोशिश की कि दबा के, डंडे के जोर के ऊपर, तुन के, इधर उधर खिंच खिंचा के हम निज़ाम चला लें। बट एक चीज़ जिसके ऊपर मैं फ्रॉम डे वन क्लियर था, मैं आज भी उस चीज़ के ऊपर क्लियर हूँ कि अगर हुकूमती इत्तेहाद के पास पैसे होते, हुकूमत के पास कोई आ जाती, इन्वेस्टमेंट आ जाती, कोई IMF के आसान शर्तों पे हमें पैकेज मिल जाता,
कोई खर्चा पानी मिल जाता हमें, तो हुकूमती इत्तेहाद ने कुछ भी कर लेंदे तुसी, इन्होंने अपना निज़ाम खिंच के 2-3 साल निकाल जाना था और पाकिस्तान के अंदर निज़ाम 2-3 साल ही चलता होता है। बेशक हुकूमत एक आधी ने 5 साल यहाँ पे पूरे भी किए हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन 2 साल के बाद जा रहे हैं और वो आ रहे हैं वाली कहानी इस मुल्क में स्टार्ट हो गई होती है। सो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा या कम से कम मेरे जर्नलिस्टिक करियर के 10-12 सालों में पहली दफ़ा ये हो रहा है कि जनाब ये कोई छठे महीने ही, 5वें-छठे महीने ही, फरवरी से अगस्त सितंबर आया है, तो सितंबर के अंदर ही कहानी यहाँ पर लग रहा है कि कांपे टांग रही हैं और या तो फिर हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा और इमरान खान के साथ चलेंगे नहीं चलेंगे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो ईस्ट और वेस्ट एक डिसीजन जो है ना दैट इज सॉर्टेड एंड दैट इज डन एंड डस्टेड के जनाब इकट्ठे नहीं चला जा सकता वरना चलना ही होता इमरान खान साहब ने। तो 8 फरवरी के इलेक्शन के फौरन बाद प्लेट में रख के हुकूमत दी जा रही थी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को कि इकट्ठे हो जाओ। पीपल्स पार्टी मल्टीपल टाइम्स अप्रोच कर चुकी थी तहरीक इंसाफ को कि आ जाओ भाईजान मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। बट लगता ये है कि सूरज इक़्तिदार का मखसूस लोगों का ढलना स्टार्ट हो गया हुआ है और उसका एतराफ़ भी अब आहिस्ता-आहिस्ता आपके और मेरे सामने आ रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।